हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद के विषय में। जयशंकर प्रसाद के जो कवि रूप हैं, उनका जो काव्य संसार है, उस पर हम अपने पिछले व्याख्यानों में बात कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनके नाटककार के रूप में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। उन्होंने कविता के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं और हिंदी नाट्य जगत के वे केंद्र बिंदु हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का स्थान है और मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों की बात की जाती है। और जिस प्रकार से निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान है या आलोचना के क्षेत्र में, तो कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन आलोचना, शुक्ल पूर्व आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना। इसी तरह से नाट्य जगत के क्षेत्र में केंद्र में रहे जयशंकर प्रसाद। तो जब हिंदी साहित्य की नाट्य साहित्य की परंपरा देखी जाती है, तो कहा जाता है प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक। तो प्रसाद जी से पूर्व यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी साहित्य में नाटकों की एक प्रारंभ हो गया था, पारसी थिएटर था और बंगला नाटक भी लिखे जा रहे थे, संस्कृत नाटकों की भी एक परंपरा चल रही थी और भारतेंदु ने अपने समसामयिक समस्याओं को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर के नाटकों की रचना की। और भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों ने भी, अन्य रचनाकारों ने भी नाटकों की रचना की, परंतु वह नाटक का एक प्रारंभिक रूप था। और प्रसाद ने भी उसी समय ही नाटक लेखन प्रारंभ किया 1910 से और 1933 तक उनके निरंतर नाटक लेखन की प्रक्रिया चलती रही। तो प्रसाद मूलतः भारत के इतिहास और पुरातत्व के गहन अध्येता थे। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी और यही कारण है कि 1910 से लेकर 1933 ईस्वी तक उन्होंने जिन 12 नाटकों की रचना की, उनमें अधिकांश विषय इतिहास से और पुरातत्व से लिया गया। प्रसाद की नाट्य कला का एक क्रमिक विकास हम देखते हैं। प्रारंभिक काल, फिर उसके पश्चात प्रयोग काल आता है और तत्पश्चात उनकी जो नाट्य कृति का जो परिष्कृत काल है या प्रौढ़तम काल है, उसकी हम बात करेंगे। तो नाटकों का जब विकास क्रम हम देखते हैं, तो प्रसाद जी ने नाट्य लेखन का प्रारंभ 1910 से किया, जब पारसी थिएटर, भारतेंदु के नाटक, बंगला नाटक, संस्कृत नाटकों की एक पूरी परंपरा उनके सामने विद्यमान थी और दूसरी ओर इसके साथ ही पाश्चात्य नाटकों की भी परंपरा आ रही थी। तो एक और तो संस्कृत और बंगला के नाटक थे और दूसरी ओर पश्चिम के में लिखे गए शेक्सपियर आदि के नाटक थे। तो प्रसाद ने दोनों ही प्रकार के नाटकों का गहन अध्ययन किया, उनकी वस्तु शिल्प का, उनकी नाट्य कला का, और फिर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें उनके नाटकों में दिखाई भी देता है। उनके जो प्रारंभिक नाटक हैं, उस सबसे पहले आता है सज्जन नाटक, 1910 में रचित है। फिर प्रायश्चित 1912 में, कल्याणी परिणय 1912 में ही है और करुणालय 1913 में। कल्याणी परिणय प्रारंभिक एक नाटक था और यही नाटक फिर आगे चल करके चंद्रगुप्त नाटक में परिणत होता है। जब प्रौढ़तम उनका रचना काल आता है, तो वही इसी कल्याणी परिणय का ही विस्तार हमें दिखाई देता है। और करुणालय एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य होने के कारण
जो गीति नाट्य की एक परंपरा है, उसका प्रारंभ, उसका बीज हमें इस नाटक में दिखाई देता है। पूरा पद्यात्मक संवाद है। सज्जन नाटक जो प्रारंभिक नाटक है, पहला नाटक है, इस पर संस्कृत के नाटकों का प्रभाव है। और जो प्रायश्चित नाटक है, ये पश्चिमी परंपरा, पश्चिमी नाट्य शैली से प्रभावित है। पश्चिमी नाट्य शैली का असर यद्यपि इस नाटक में है, परंतु ये परंपरा आगे उनके नाटकों में हमें नहीं दिखाई देती है। आरंभिक नाटकों में प्रौढ़ता का अभाव है। विषय वस्तु, शिल्प, रंगमंच की दृष्टि से कमज़ोर हैं। पौराणिक विषयों पर आधारित हैं। मौलिकता का अभाव है। पौराणिक विषय लिए हैं उन्होंने, महाभारत से विषय लिए हैं, वेदों से विषय लिए हैं, और उन विषयों को आधार बनाते हुए इन्होंने, क्योंकि प्रसाद का अपना युवा काल था और नाटक के क्षेत्र में अभी प्रारंभिक कदम था, तो इसलिए उसमें मौलिकता का भी अभाव दिखाई देता है। फिर इसके पश्चात आता है उनके नाटक की विकास यात्रा का दूसरा सोपान, जिसे हम प्रयोग काल कह सकते हैं। ये 1915 से 1926 तक जो नाटक रचे गए वह काल है। इसमें आता है राज्यश्री, इसका रचना काल 1914-15 माना जाता है। फिर विशाख 1921 इसका रचना काल है। अजात शत्रु नाटक 1922 में रचा। फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में। और इन नाटकों में राज्यश्री से देखें हम जन्मेजय के नाग यज्ञ तक, तो एक कलात्मक विकास हमें उत्तरोत्तर दिखाई दे रहा है। शिल्प की दृष्टि से एक परिष्कृति हमें इन नाटकों में दिखाई देती है और कवि का मौलिक चिंतन उभर करके आता है। शैली में एक परिष्कृति है, एक संस्कृत निष्ठता भी है, एक प्रौढ़ता भी है। तो इस तरह से अजात शत्रु तो इनका काफ़ी लोकप्रिय नाटक रहा और विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है और इतिहास को केंद्र में रखते हुए लिखा गया। और जन्मेजय का नाग यज्ञ महाभारत के कथानक पर आधारित है। तो इस तरह से एक नाट्य कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से हम देखें तो जो प्रारंभिक नाटक थे, सज्जन, प्रायश्चित, करुणालय आदि, उनसे यहाँ पर हमें कलात्मकता का एक विकास दिखाई देता है। इसके पश्चात आता है प्रौढ़ काल 1927 से 1933 तक। यही वे समय है जब प्रसाद कविता के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित हो चुके थे और जब उन्होंने कामायनी जैसे प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना की, जो विश्व कालजयी रचना बनी, विश्व प्रसिद्ध रचना बनी। और इसी समय में इन्होंने नाटकों की भी रचना की। कामना नाटक 1927 में लिखा, स्कंदगुप्त नाटक 1928 में, एक घूट 1929 में रचित है, चंद्रगुप्त 1931 में रचित है, ध्रुव स्वामिनी 1933 में रचित है। कामना नाटक जो है ये अन्यापदेशिक नाटक है, एक प्रतीकात्मक नाटक है। भावों को, जो अमूर्त भाव है, उनका मूर्तिकरण करते हुए, उनको मानवीकरण करते हुए नाटक के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल नहीं रहा। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ही इनके लोकप्रिय नाटक रहे, प्रसिद्ध नाटक रहे, इतिहास पर आधारित है। और ध्रुव स्वामिनी नारी अस्मिता को लेकर, नारी के स्वाभिमान को लेकर के एक नवीन प्रयोग को लेते हुए नाटक की रचना की है। तो ये जो प्रौढ़ काल है, ये वास्तव में प्रसाद की नाट्य प्रतिभा का चरम विकास दिखाई देता है। इस समय वे एक युग नियामक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अपने समकालीन युग को, अपने समकालीन नाटककारों को और अपने परवर्ती नाटककारों के पथ प्रदर्शक बनते हैं। प्रसाद जी से ही प्रेरणा प्राप्त करके अनेक नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की और चरित्र प्रधान नाटकों की
पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य भी प्रसाद करते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक चरित्र प्रधान नाटक हैं। यद्यपि ऐतिहासिक विषय को लिया गया है, इतिहास केंद्र में है, कहीं गुप्त वंश केंद्र में है, कहीं नंद वंश केंद्र में है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश केंद्र में है, परंतु मुख्य घटना के साथ चरित्रों को महत्व दिया गया है, व्यक्ति वैचित्र्य को महत्व दिया गया है। तो इसलिए जो चरित्र प्रधान नाटक लेखन की जो एक परंपरा थी, उसका प्रारंभ हमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों से दिखाई देता है। और आगे चल कर के मोहन राकेश आदि नाटककार जो हुए, उन विष्णु प्रभाकर आदि नाटककार हुए, उन्होंने भी फिर चरित्र प्रधान नाटकों को लेखन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये तो हमने देखा नाटकों की विकास यात्रा जो 1910 से प्रारंभ होकर के 1933 तक चली, और किस तरह से क्रमशः उनकी नाट्य प्रतिभा उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त होती चली गई। अब हम विषय वस्तु की दृष्टि से बात करें कि इन नाटकों के जो कथानक है, जो मूल आधार स्रोत है, वो इतिहास से भी हैं और पुराणों से भी हैं, महाभारत से भी हैं। तो महाभारत पर आधारित इनके नाटक हैं सज्जन और जन्मेजय का नागयज्ञ। ये दोनों महाभारत के कथानक पर आधारित हैं। ऐसे ही वैदिक काल पर आधारित नाटक करुणालय है, बौद्ध धर्म पर आधारित नाटक विशाख है, अजातशत्रु है। प्रसाद स्वयं बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे। कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने अरिवरुणा की शांत कछार करके कविता लेखन किया है, और अशोक की चिंता, इस कविता की लंबी कविता का लेखन किया है। और कामायनी में भी जहाँ कहीं भी प्रसंग मिलता है, वे बौद्ध धर्म की सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म पर आधारित उनके नाटक रहे विशाख और अजातशत्रु। और फिर हर्षवर्धन काल, वास्तव में जयशंकर प्रसाद ने अपने युगीन, अपना जो समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य था, तो उसके प्रतिरोध में नाटकों की रचना की है। और नाटक का आधार भी किसको बनाया है? जो हमारे इतिहास का स्वर्णिम काल रहा है, हर्षवर्धन का काल, गुप्त का काल, विक्रमादित्य का काल, चंद्रगुप्त मौर्य का काल। तो वो जो हमारे स्वर्णिम इतिहास के पन्ने रहे, स्वर्णिम इतिहास रहा, उन कथाओं को, उन पात्रों को केंद्र में रखते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। तो हर्षवर्धन काल पर आधारित उन्होंने राज्यश्री नाटक की रचना की, जो संस्कृत में बाण भट्ट के हर्षचरित और चीनी यात्री हुएन च्वांग जो भारत में आए थे, और उन्होंने यहाँ पर जो ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए थे, उन पर आधारित ये नाटक है। और गुप्त काल पर आधारित नाटक है स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त हैं। तो राज्य की उत्तराधिकार की समस्या को लेकर, विदेशी आक्रमण को लेकर, आंतरिक कलह को लेकर के स्कंदगुप्त की रचना की है। इसी तरह से ध्रुव स्वामिनी नाटक नारी के अस्तित्व को लेकर, नारी के स्वाभिमान, उसके स्वत्व को लेकर के एक चरित्र प्रधान नाटक की रचना की है। और ऐसे ही नंदवंश, उसका कैसे अंत हुआ, भोग लिप्सा के कारण ऐश्वर्य विलासिता में डूबे होने से, और मौर्य वंश किस तरह से उदय हुआ, तो उनकी पूरी जो घटनाओं पर आधारित नाटक है वे है चंद्रगुप्त। बड़ा प्रसिद्ध लोकप्रिय नाटक रहा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों ही नाटक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, बीए में, एमए में ये नाटक निर्धारित हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में हैं। तो प्रसाद जी ने ऐतिहासिक विषयों को ही केंद्र में क्यों रखा? उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना क्यों की? क्या वे अतीत प्रेमी थे? क्या अतीत के प्रति उनकी मोहबद्धता थी? इतिहास
का विषय बनाने के पीछे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पीछे क्या कारण रहा है, इस पर अनेक आलोचकों ने आलोचना की है। विभिन्न प्रकार से इसकी चर्चा भी हुई है। और प्रसाद ने स्वयं जब अपने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, चाहे विशाख की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, स्कंदगुप्त की बात करें या चंद्रगुप्त की, तो लंबी लंबी भूमिकाएं भी लिखी हैं। और इन भूमिकाओं में उन्होंने नाटक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें आए हुए काल्पनिक प्रसंगों की ओर संकेत किया है, ताकि दर्शक या पाठक नाटक की विषय वस्तु, उसके उद्देश्य से भली भांति परिचित हो सके। उनका मूल उद्देश्य ही यही था कि वो लंबी लंबी भूमिकाएं इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य के पाठक हैं या नाटक के जो दर्शक हैं, वे इतिहास की उस पृष्ठभूमि से परिचित नहीं हैं। तो उस पृष्ठभूमि को बताने के लिए उन्होंने लंबी लंबी भूमिकाएं नाटक से प्रारंभ में लिखी है, जो उनके इतिहास के गहन अध्येता वृत्ति को भी सूचित करते हैं। और इतिहास का चित्रण करना, ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करना प्रसाद जी का उद्देश्य कभी नहीं रहा। उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि में समकालीन परिस्थितियों और परिवेश की प्रस्तुति की है। इतिहास में जब जब विदेशी आक्रमण हुए, जब जब आंतरिक कलह हुई, जब जब राजा और प्रजा अपने कर्तव्य से विमुख हुए, तो किस तरह से समस्याओं का सामना किया गया, कैसे उसका समाधान निकला, उसको केंद्र में रखते हुए वर्तमान काल की परिस्थितियों में और वर्तमान परिवेश में उससे हम कैसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं या वर्तमान की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इसीलिए वे इतिहास की पृष्ठभूमि में इन नाटकों की रचना करते हैं। और ये बात वे विशाख नाटक की भूमिका में स्पष्ट रूप से कहते भी हैं। वे वहाँ कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर वर्तमान साहित्य की दृष्टि कम पड़ती है। तो स्पष्ट कह दिया कि वर्तमान स्थिति को बनाने में इतिहास के उन घटनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि में ही नाटकों की रचना की है। अब स्कंदगुप्त नाटक जब लिखा गया, तब विदेशी आक्रमण शक हूणों का आक्रमण था। तो स्कंदगुप्त ने किस तरह से उनका मुकाबला किया, उनसे टक्कर ली। ऐसे ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साथ किस तरह से साहसपूर्वक सामना किया उनका और किस तरह से अपने देश की रक्षा की। तो ये घटनाएं जो थी, वे वर्तमान के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। और वर्तमान में जब प्रसादकालीन समय था, जब ये नाटकों की रचना और इसी 1910 से 1933 के समय के बीच की हम बात करें, तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राजनीति के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर किया जा रहा था। समाज के स्तर पर समाज सुधारक समाज में परिव्याप्त रूढ़ियों का, रूढ़ परंपराओं का, कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, उसमें सुधार की बात कर रहे थे। राजनेता महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि नेता जो थे उस समय, वह राष्ट्र के युवाओं को, देशवासियों को विदेशी सत्ता के विरुद्ध आगे आने के लिए उत्साहित कर रहे थे। तो और साहित्य के स्तर पर साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने नाटकों, निबंधों, कविताओं के माध्यम से समाज को एक प्रेरणा दे रहे थे। तो इस तरह से पूरा जो वातावरण था, वे उस विदेशी आक्रमण से मुक्ति का वातावरण था। उनके अत्याचार, शासकों के अत्याचारों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता थी।
और इसके लिए सबसे बड़ा आधार था हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसीलिए प्रसाद की इतिहास की उन घटनाओं को, उन प्रसंगों को केंद्र में रखते हुए नाटकों की रचना की जो वर्तमान के लिए प्रेरणा स्रोत थे। और इतिहास के माध्यम से प्रसाद जी ने अपने युग की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयत्न किया। देशवासियों में राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए ऐतिहासिक विषयों का चयन किया। भारतीय गौरव, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का गौरवमय रूप प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक विषयों पर आधारित नाटकों की रचना की। और जनता जो उस समय आत्मविश्वास से हीन हो चुकी थी, हताश, पराजित मनोस्थिति वाली हो चुकी थी, और जिन्हें ये लगता था कि बस गुलामी ही अब हमारी नियति रह गई है, तो ऐसी आत्मविश्वासहीन से जनता में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अतीत का आश्रय लिया गया। क्योंकि ये स्थिति केवल उस समय ही नहीं थी। इतिहास में समय समय पर ऐसी स्थितियां भारत में आती रही हैं, और उस समय के राजाओं ने, उस समय के युवाओं ने बड़े उत्साह से, वीरतापूर्वक उन समस्याओं का सामना किया और विदेशी आक्रांताओं को पराजित करके उन्हें अपने देश से बाहर किया और विश्व गुरु के नाम रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए प्रसाद नाटक में कहते हैं कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। कि हम सदा जागृत रहे और हम केवल स्वयं ही नहीं जगे, हमने संपूर्ण विश्व में जागृति का संदेश दिया और भारत से ही पूरे विश्व आलोकमय हुआ। विज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में प्रकाशित हुआ। अतीत में जानना, अतीत के प्रति प्रसाद जी की मोहबद्धता का परिणाम नहीं था। अधिकांशतः आलोचक उन पर ये आक्षेप लगाते हैं कि प्रसाद जो है वो अतीत प्रेमी है, अतीत के प्रति मोह जो है वही उनके लिए ऐतिहासिक नाटकों की रचना का मूल कारण है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। उन्होंने युगीन संदर्भ में अपने उन्नत भविष्य के लिए उनकी अनिवार्यता, आवश्यकता भी थी इतिहास में जाना, अपने अतीत में जाना। क्योंकि जब तक आप कोई रचनाकार वर्तमान संदर्भ से जुड़ करके अपनी रचना नहीं प्रस्तुत करता है, तब तक वे कालजयी रचनाकार नहीं कहला सकता। और प्रसाद तो कालजयी रचनाकार रहे हैं और उनकी, चाहे हम कविता के क्षेत्र में देखें या नाटकों के क्षेत्र में देखें, तो अपने युग को केंद्र में रखते हुए उन्होंने अतीत से प्रेरणा प्राप्त की है। तो इस तरह से ऐतिहासिक नाटकों को विषय ले बनाना, उसके पीछे क्या कारण रहा है, उसकी चर्चा अभी हमने मित्रों आपके सामने की है। अब हम बात करते हैं कि प्रसाद के नाटकों का उद्देश्य क्या है। क्योंकि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये बात मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं। तो मनोरंजन की दृष्टि से उस समय पारसी थिएटर चल रहे थे, जहाँ अश्लीलता थी, भोंडापन था, विकृति थी, और जो साहित्यिकता से जिनका दूर दूर तक संबंध नहीं था। तो उस पारसी थिएटर की परंपरा के प्रतिरोध में, उसके विरोध में साहित्यिक नाटकों की रचना करने का एक प्रयोजन लेकर के प्रसाद आते हैं। और उन्होंने जितने भी नाटकों की रचना की, उनके पीछे एक उद्देश्य, एक सद उद्देश्य रहा। तो हम उन नाटकों की, कुछ प्रमुख नाटकों के उद्देश्यों की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं करुणालय नाटक की। ये उनका पहला गीति नाट्य था। इससे पूर्व गीति नाट्य नहीं मिलते हैं हमें, और ये गीति नाट्य की परंपरा का प्रारंभ ही करुणालय से होता है। प्रारंभिक नाटक है
यद्यपि नाट्य शिल्प की दृष्टि से उसमें उतना विकास नहीं है, मौलिक चिंतन की भी कमी है, परंतु पहले गीति नाट्य के रूप में ये इसकी एक अलग से पहचान है। और पौराणिक कथा को आधार में बना करके इस नाटक की रचना की गई है। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक कथा के माध्यम से नर बलि का विरोध है इसमें। हरिश्चंद्र का बेटा है रोहित, उसकी बलि दी जानी थी। अब वे बलि नहीं होना चाहता तो वे एक ऋषि पुत्र को तैयार करता है बलि होने के लिए अपने स्थान पर, और उसके बदले में उनको सहस्र गाय प्रदान करता है। तो वो क्षुणाक्षेप जो है बलि होने के लिए तैयार होते। वे वास्तव में विश्वामित्र का ही पुत्र था। तो विश्वामित्र वहाँ पहुँचते हैं और इस नर बलि का विरोध करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रसाद जी का उद्देश्य इस नाटक को लिखने के पीछे नर बलि के विरोध करना था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित भी थे। और बौद्ध धर्म में जो अहिंसा, करुणा, आनंद की महत्व की बात की जाती है, उस करुणा और आनंद के महत्व की स्थापना इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी करते हैं। इसी तरह से इनका एक दूसरा नाटक है राज्यश्री। इस नाटक में उन्होंने मानव मन की वासना, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसे भावों के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों का पतन दिखाना, ये मुख्य उद्देश्य रहा। राज्यश्री जो थी, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है गृहवर्मा की, और उसके पश्चात प्रत्येक पुरुष उसको जो है काम भाव से देखता है, उसके मन में भाव वासना की वृत्ति जागृत होती है, और इन वृत्तियों के वशीभूत होकर के वे किस तरह से अनुचित कार्य करते हैं, किस तरह से उन राजाओं का पतन होता है, ये दिखाना नाटककार का उद्देश्य रहा है। और क्षमादान और करुणा की प्रतिष्ठा इस नाटक में हुई है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। तो एक स्त्री की अस्तित्व को लेकर, उसके स्वत्व को लेकर के भी इस नाटक की रचना की गई है, क्योंकि राज्यश्री जो है किस तरह से अब उसका सौंदर्य ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। उसके सौंदर्य को देख कर के ही अनेक राजाओं के मन में वासना का भाव जागृत हो जाता है। तो इस तरह से इस नाटक का उद्देश्य इस प्रकार की समस्याओं का चित्रण करना रहा है, जो उस समय भी समाज में थी। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने दो नाटकों की बात की, करुणालय की और राज्यश्री की। तो प्रसाद के जो अन्य नाटक हैं उनके उद्देश्यों पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे, और प्रसाद की नाट्य कला पर भी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।